सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जिसके एक इंटरव्यू से देश की सरकार के सामने हजार प्रश्न खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या आरोप लगाए? सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर क्या कहा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा हाल ही में दिए गए एक हाईली पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बारे में। CRPF people asked for aircraft. They refused to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता। I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। तो हुआ कुछ यूं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर के करण थापर को एक इंटरव्यू दिया, जिसको आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, कुछ ने तो इस बारे में सुना तक नहीं होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी चर्चा कहीं भी नहीं हो रही, कोई मीडिया चैनल इस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या बोल दिया इस इंटरव्यू में जो आप वीडियो लेकर आ गए? ऐसे कौन से राज खोल दिए उन्होंने, या ऐसे कौन से आरोप, या ये कह लो ऐसे कौन से फैक्ट्स बता दिए जिस पर आप इतनी बात कर रहे हो? दोस्तों, मलिक साहब ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया इस इंटरव्यू में वो ये कि उन्होंने कहा कि CRPF ने पुलवामा घटना से पहले एयरक्राफ्ट मांगे थे। उन्होंने तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम लेकर बताया कि उन्होंने उस टाइम मना कर दिया कि एयरक्राफ्ट नहीं देंगे। और उस टाइम सबको पता है कि हमारे PM मोदी जी क्या कर रहे थे, वो जिम कॉर्बेट में मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। तो मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट से बाहर निकलकर जब मोदी जी ने उनको फ़ोन लगाया और मलिक साहब ने कहा कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं हमारी गलती की वजह से, तो मोदी जी ने उनको कहा कि तुम चुप रहो। ये बेहद गंभीर आरोप है। मलिक साहब ने आगे अपने इंटरव्यू में बताया कि सरकार की यह पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को डायरेक्ट पुलवामा के लिए ब्लेम करो। और आगे मलिक साहब ने कहा कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका फ़ायदा उनको चुनाव जीतने में होगा। और हो भी क्यों ना, पुलवामा की घटना हुई भी इलेक्शन के 7-8 वीक पहले ही थी। बिना रूट कॉज जाने इस पूरी घटना को कहीं और शिफ्ट कर दिया, और इसमें इनकी पूरी मदद मीडिया ने की। वैसे भी मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि नैरेटिव कैसे शिफ्ट करना है, और उन्होंने किया भी। सरकार को इसका पूरा फायदा चुनाव में हुआ, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया ये 30 kg RDX आया कैसे। उनको पता कैसे चला कि हमारे जवान कब कहां से कैसे निकलेंगे? मास्टरमाइंड का पता होने के बाद भी उसको पकड़ा क्यों नहीं? हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या झक मार रहा था? ये सारे सवाल का जवाब कभी नहीं दिया, और इसलिए देश की जागरूक जनता आज भी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। सत्यपाल जी ने तो यह भी कहा कि जानबूझकर सरकार ने इन तथ्यों को छुपा के रखा है। लेकिन इन सब के बीच आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर के एक्स गवर्नर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और किसी भी मीडिया चैनल ने एक डिबेट तक नहीं की, बल्कि मुद्दा इतना गंभीर था, बात नेशनल सिक्योरिटी की है, कुछ तो बात होगी या कुछ तो बात होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि सत्यपाल मलिक जी का यह इंटरव्यू कब तक रहेगा, क्योंकि सरकार नेशनल सिक्योरिटी का एक्सक्यूज देकर यह इंटरव्यू हटा सकती है। जो इस बारे में बोल रहे हैं उनका चैनल बंद कर सकती है, FIR और UAPA लगा सकती है, क्योंकि बात नेशनल सिक्योरिटी की है और क्वेश्चन भी सरकार पर है। अगर क्वेश्चन अपोजिशन पर होता तो गाजे बाजे के साथ डिंडोरा पीट कर सबको बताया जाता। मलिक साहब भले इंटरव्यू में झूठ बोल रहे हो, कम से कम एक डिस्कशन तो करना चाहिए ना मीडिया ने। दूसरा खुलासा जो मलिक साहब ने किया वो ये कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में मोदी जी की काफ़ी दिलचस्पी है, तो उनका फ़ायदा भी होगा। आप सोचिए, वही एक्स गवर्नर है जिनको मोदी जी ने ही अपॉइंट किया था, वही बोल रहे हैं कि अडानी के मुनाफे में मोदी जी का इंटरेस्ट है। देश के प्राइम मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार विरोधी इमेज पर इतना बड़ा प्रश्न उठने के बाद भी किसी भी मीडिया चैनल पर न डिबेट हुई, ना ही कोई डिस्कशन हुआ। मलिक साहब आगे बोलते हैं कि जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स करप्ट हैं, वो CM पूरा पैसा खा नहीं रहे हैं, यहाँ दिल्ली भी आ रहा है और यहाँ से अडानी के पास जा रहा है। अगर आप राजनीति की खबरों को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यही सेम आरोप कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी लगाया था कि अडानी के पास पॉलिटिकल फंडिंग पहुंच रही है। उन्होंने पूछा भी कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन शायद उनका टाइम ही खराब था कि इस टाइम उनको पार्लियामेंट से डिसमिस कर दिया गया। अब सत्यपाल मलिक जी भी यही पूछ रहे हैं कि वाकई ये पैसा जा कहाँ रहा है। इंटरव्यू में जब करण थापर ने पूछा कि क्या अडानी का मुद्दा 2024 में एक चुनावी मुद्दा बनेगा, तो मलिक साहब कहते हैं कि अडानी विल डिमोलिश मोदी एंड बीजेपी टू एन एक्सटेंट कि ये पार्टी पहचानी तक नहीं जाएगी। मलिक साहब बता रहे हैं कि बीजेपी में अडानी का कितना दबदबा है। अडानी तो ठीक है, इनका यह कहना है कि मोदी जी करप्शन को लेकर सीरियस नहीं है, और जिन मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि है उस पर यह बात कितना बड़ा क्वेश्चन है। सत्यपाल जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का एक केस बता दिए जहां उन्होंने करप्शन बंद किया हो। मैं 2 केस बता रहा हूं जहां पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको करप्शन से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है। ये क्या है? मलिक साहब ने एक सीधा सीधा आरोप लगा दिया है प्रधानमंत्री पर कि उनके बताए जाने के बाद भी PM ने कोई एक्शन नहीं लिया।
मोदी जी इज़ अ वेरी इल इन्फॉर्म पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, मस्त है अपने में, टू हेल विद इट जो हो रहा है। ये हम नहीं, हमारी इतनी औकात कहाँ है। ये सत्यपाल मलिक जी के बयान है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की मीडिया ने। हो सकता है वो गलत बोल रहे हो, चर्चा तो होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगना क्या चर्चा का विषय नहीं है? प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट लिस्ट तक पीएमओ से क्लियर होती है। शी इज़ अ पपेट ऑफ द पीएम, ऐसा मलिक साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जब राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे तो प्रेसिडेंट ऑफिस से उनके पास फोन आया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है। सोचने वाली बात है कि प्रेसिडेंट की ऑफिस भी पीएमओ से चल रही है। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर होता है प्रेसिडेंट। सत्यपाल जी बोल रहे हैं कि पीएमओ ही प्रेसिडेंट के डेली कैलेंडर को और अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर रही है। दूसरी जो बात मलिक साहब ने उठाई वो ये कि पिछले 2 साल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया हो। उनमें से ज़्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल बनने तक के लायक नहीं है। अगर इस आरोप में कुछ भी सत्य है, क्योंकि ये तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हिस्ट्री निकालें और देखें कि उनका ऑफिशियली और अनऑफिशियली संघ के साथ क्या कनेक्शन है। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, कैसे संघ के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक विषय है। सत्यपाल मलिक वही हैं जो राहुल गांधी के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, लेकिन इस बार द वायर के इंटरव्यू में उन्होंने करण थापर को कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी इतना गलत नहीं हुआ जितना राहुल गांधी को पार्लियामेंट में न बोलने देकर हुआ। शेमफुल काम किया है, सिर्फ बाहर नहीं निकाला बल्कि राहुल गांधी पर जो आरोप है उनको सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इस पर आते हैं। इन सब आरोपों के बीच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह ये नहीं कि हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, अडानी के साथ क्या हो रहा है, पुलवामा में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या चल रहा है, बल्कि ये बात सामने आई कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है। जहां इस इंटरव्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही सत्यपाल मलिक के कहीं पर इंटरव्यू हुए, लेकिन आपने सभी मीडिया चैनल पर देखा होगा कि अभी ना देश के बड़े से बड़े चैनल और बड़े से बड़े एंकर ने गुलाम नबी आज़ाद का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ बोला और सही भी है। अगर उन्होंने कहीं कुछ गलत देखा है तो उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आज़ाद साहब अपनी मर्जी से सारे इंटरव्यू करे, जिसको जो बोलना है बोले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद साहब ने कांग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला, सही भी है। देश में डेमोक्रेसी है, हर कोई व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और मीडिया का काम भी है कि इस बात को जनता तक पहुंचाए भी। आज़ाद साहब ने कहा, Entire Gandhi family has association with businessmen. Rahul Gandhi would meet undesirable businessmen even outside the country. ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए, किस आधार पर लगाए गए कुछ नहीं पता, लेकिन हमने नहीं बोला आज़ाद साहब आप गलत बोल रहे हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि उनको नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बस बोल ये रहे हैं जब भी ऐसा है या जब भी ऐसा कुछ होता है तो मीडिया में डिस्कस होता है। जब हमने G23 वाली चिट्ठी कांग्रेस के बेटरमेंट के लिए दी तो राहुल गांधी ने कहा ये तो मोदी ने लिखी है, कांग्रेस में बोलने की आज़ादी खतरे में है, ये उन्होंने आज तक को बोला। आज़ाद साहब ने आपकी अदालत में कहा कि मोदी 26/7 काम करने वाले पीएम हैं और ये राहुल गांधी 24 मिनट भी काम करने वाले आदमी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब बोलने की आज़ादी नहीं है, पहले थी पर अब नहीं है। इसका क्या मतलब है? सत्यपाल मलिक के बयान पर मीडिया चुप हो जाएगी और गुलाम नबी आज़ाद कुछ भी बड़बड़ा रहे हो उसको राजा हरिश्चंद्र की वाणी मानकर, सच मानकर डिस्कस करेंगे। मलिक साहब की बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी पर बात आ जाएगी। मलिक साहब के इंटरव्यू के बाद सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि मीडिया का घटिया रूप जनता के सामने आ गया है, जो ये बताता है कि कैसे मीडिया सरकार के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है। और ये भी है क्योंकि अगर मीडिया आज़ाद होती, हालांकि पार्लियामेंट में ये बोला जाता है कि सरकार मीडिया के काम में कोई इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन जब मीडिया रैंकिंग आती है तो सब उल्टा क्यों दिखता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाकर न्यूज़ लॉन्ड्री के डेटा को देख लो। मैं इस बार पिन कमेंट नहीं करूँगा। 1-2 महीने के डेटा से पता चलता है कि एंटी अपोजिशन 25 डिबेट है, मोदी और प्रो मोदी 14 डिबेट है और अदर 7 है। अरे 1-2 बार तो सरकार से भी सवाल बनता है ना, बल्कि मीडिया का तो मुख्य काम सरकार से सवाल करना है, ना कि अपोजिशन से। पुलवामा पर टीआरपी लेना अच्छी बात है, हर कोई ये बता रहा था देखो हमने कैसा जवाब दिया पाकिस्तान को, अच्छी बात है, टीआरपी बटोरना चाहिए। लेकिन क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यह जानना जरूरी नहीं है कि हमसे क्या गलती हुई, पुलवामा का असली सच क्या है, कहाँ कमी रह गई, क्या ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है?
इन सब बातों का जवाब भी तो जनता के सामने आना चाहिए ना। ये बातें कोई सत्यपाल मलिक ने बता दी है इसलिए लोगों को पता चला है, ऐसा नहीं है। 2021 में फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थी जो पुलवामा अटैक से पहले आई थी, 11 वार्निंग थी जिसे इग्नोर किया गया था। सत्यपाल साहब कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। एयरक्राफ्ट्स मांगे गए थे, नहीं दिए, ये कोई नई बात नहीं है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि एक अटैक प्लान हो रहा था। सरकार ने उस समय क्या किया नहीं पता, लेकिन सरकार ने क्या किया, आपदा को अवसर में बदला, पाकिस्तान पर अटैक किया, जो कि एक बेहतर काम था, इस पर कोई सवाल नहीं है, करना भी चाहिए, इसीलिए आपको चुन करके भेजा है। आपने स्ट्राइक की, बहुत अच्छी बात है। आपका मीडिया, सॉरी देश का मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक बात है। हम तो ये भी मान लेते हैं कि उस समय आपके अपॉइंट किए गवर्नर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब नहीं मिले उसका क्या। 100 घंटे से कम समय में आपने स्ट्राइक कर दी, ये बात बिल्कुल एक काबिल तारीफ है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि 100 घंटे में जब आपने स्ट्राइक की, इसका यह मतलब है कि क्या आपको मालूम था कि हमलावर कहाँ है, सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, इसके बावजूद भी आपने पहले से एक्ट नहीं किया। प्रश्न यह भी है कि इतनी बुरी तरह जो अटैक हुआ, उस अटैक का मास्टरमाइंड कौन था, 30 किलो आरडीएक्स देश के अंदर कैसे आया, आईडी बना कैसे, उनको मालूम कैसे चला कि कब सेना का मूवमेंट होने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं पुलवामा के बाद जिनके जवाब हमें नहीं मिले, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें देशभक्ति के नाम पर गुमराह करके कहा गया कि देखो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। बिल्कुल करिए, मैसेज दीजिए, और जो आपने किया होना भी वही चाहिए, लेकिन अपनी गलतियों को आप एकदम से नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। इस बात पर क्या हम ध्यान नहीं दें कि यह सब कुछ आपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया गया था। ये सारे प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिन पर प्रश्न पूछने की जवाबदारी थी वो बिक गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि आज कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। मलिक साहब के इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू को किसी भी मीडिया चैनल ने जगह तक नहीं दी। दूसरी तरफ लगातार, या यह कह लो जानबूझकर, गुलाम नबी आज़ाद हर चैनल पर नजर आते हैं, जो कि किसी बड़े पद पर नहीं है और नहीं पिछले कुछ सालों से किसी बड़े पद पर रहे हैं। देखो ये बात ना किसी रोड चलते व्यक्ति ने नहीं की। आप ये तो देखो ये बात कर कौन रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाते वक्त गवर्नर था, जिसको खुद मोदी जी ने अपॉइंट किया था, पुलवामा के समय जिनके पास प्रधानमंत्री मोदी का पहला फोन आया था, उस व्यक्ति के इंटरव्यू पर किसी मीडिया चैनल में एक डिबेट करवाने की हिम्मत तक नहीं की। कल को हो सकता है आप उनका इंटरव्यू यूट्यूब से भी हटा दें, जिस चैनल पर इंटरव्यू आया उसको बंद कर दें, हो सकता है इस वीडियो को भी हटा दें, हो सकता है चैनल भी गायब कर दें, लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया ने इस इंटरव्यू पर कोई रिएक्ट नहीं किया, इससे ये तो समझ में आया कि किस तरह से मीडिया को गुलाम बना दिया गया है, मीडिया को बेच दिया गया है और ये बिक भी गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये लोग घर जाकर शीशे के सामने खुद से नजरें कैसे मिलाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे बोलने से इनको कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि मीडिया पूरी तरीके से बेकार हो गई है। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, या कांग्रेस भी आकर कुछ अच्छा कर देगी। कांग्रेस में भी कोई दूध के धुले लोग नहीं है, या फिर कांग्रेस बेहतर ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बेहतर होते तो 60 साल देश में राज करने के बाद आज लोकसभा में 55 सीटें नहीं होती उनकी। लेकिन मीडिया के रिएक्शन से ये तो साफ हो गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत क्या हो गई है। दोस्तों आज मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आप नीचे कमेंट्स में जरूर देना, और वो ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है। क्या सत्यपाल मलिक के एलिगेशन को डिस्कस नहीं करना चाहिए? क्या जो सवाल उन्होंने उठाया है मीडिया को कम से कम एक डिबेट करवा ले, पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए? इन तमाम प्रश्नों के जवाब आप नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।